अगर आप महीने का 50,000 या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप अगले 12 से 15 साल में 1 करोड़ का अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप ये जो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है कैसे अचीव कर सकते हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने फंड्स में एग्जैक्टली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई नो बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलेंगे यार कि ये 15 साल बाद तो 1 करोड़ की क्या ही वैल्यू रह जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, शायद वो अमाउंट आपके लिए कम हो। सो अगर आपको 1 करोड़ का अमाउंट कम लग रहा है तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 50,000 है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप उसमें से 10 से 15,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे। कोई 10 करेगा, कोई 15 करेगा। सो हम राउंड फिगर एक एवरेज लेके हम 12,000 से स्टार्टिंग एक अमाउंट जो है वो अज्यूम कर लेते हैं फॉर दिस वीडियो। अगर आप मंथली 12,000 इन्वेस्ट करोगे और इस अमाउंट को हर साल 10% से स्टेप अप कर दोगे तो 12% के रिटर्न के हिसाब से यू कैन इजीली मेक 1 CR इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब ये 12% कैसे अचीव करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यार आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। आपकी जो रिस्क एपेटाइट है विल डिपेंड ऑन 4 फैक्टर्स, योर एज, योर एक्सपीरियंस इन द मार्केट, योर करंट नेटवर्थ एंड योर रिएक्शन टू द मार्केट चेंजेस। अगर आपको मार्केट में 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है देन ऑटोमेटिकली यू शुड काउंट योरसेल्फ एज समबडी विद लो रिस्क एपेटाइट। अगर आपके पास अभी कोई सेविंग्स नहीं है देन ऑल्सो यू आर काउंटेड एज लो रिस्क एपेटाइट वाली कैटेगरी। एंड अगर आप मार्केट करेक्शन में 10% के करेक्शन से अगर आप पैनिक करने लग जाते हैं तो भी आपकी लो रिस्क एपेटाइट है। सो इन दिस वीडियो वी गोना assume that you are a moderate risk taker and your age is between 25 to 30. For a moderate risk taker between the age of 25 to 30, I would recommend you to have 65 to 70% of your portfolio in equities, 20% in debt or hybrid funds and 10 to 15% in gold. अब मैं ये equity में आपको 65 to 70% investment इसलिए कह रही हूँ because of the 100 minus age rule. ये कहता है कि अगर आपकी जितनी भी एज है अभी उसको आप 100 में से माइनस कर दो, वो जितना भी आता है उतना परसेंट आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो 25 to 30 वाली कैटेगरी में अगर हम 30 माने तो 100 minus 30 is 70, तो 70% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसमें तो आपको आंख बंद करके SGB या सॉवरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इट इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड अगर आप 8 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। In case of debt and hybrid funds, you can invest in a mix of instruments like PF, FD, hybrid funds, etc. अब देखते हैं कि जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द मनी है वो कैसे इन्वेस्ट होना चाहिए। इस केस में मैं अपने पोर्टफोलियो को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी, कोर एंड सैटेलाइट। कोर में मैं ऐसे फंड्स रखूंगी जो मेरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करेगा। कोर में आई वुड एलोकेट 60 to 70% ऑफ माई इक्विटी पोर्टफोलियो। सो इस केस में मैं 2-3 फंड्स पिक करूंगी फ्रॉम लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एंड इंटरनेशनल कैटेगरी। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में मैं थोड़े एग्रेसिव एंड ग्रोथ स्पेसिफिक फंड्स पे फोकस करूंगी। माय सैटेलाइट पोर्टफोलियो विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, वेयर एज माय कोर पोर्टफोलियो विल रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 15 years. I will allocate 30 to 40% in my satellite portfolio and I will pick 1 to 2 funds from the small cap category, momentum funds and sectoral funds. So this is how my portfolio is going to look. Please note this is for a moderate risk taker जिसकी एज 25 to 30 के बीच में है. This will look completely different for somebody with higher risk capacity and higher age. अब देखते हैं इन सारी कैटेगरीज में कौन कौन से फंड्स चूज करने चाहिए। लार्ज कैप कैटेगरी में 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एंड इस कैटेगरी में आई वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ पैसिव फंड, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एंड आई विल टेल यू व्हाई। या देखो जो भी टॉप 25 लार्ज कैप फंड्स होते हैं ना, उसमें से 6-7 फंड्स ऐसे होते हैं जो कि इंडेक्स को बीट कर रहे होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी एक ऐसा फंड नहीं हुआ जो कि कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट कर रहा है। 3 से 4 साल पहले एक्सिस एंड मिराई वर परफॉर्मिंग रियली वेल, बट आज की डेट में वो इंडेक्स को बीट नहीं कर रहे हैं। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि ऑन एन एवरेज 85 to 90% म्यूचुअल फंड्स फेल टू बीट द इंडेक्स। सो इंस्टेड ऑफ गेसिंग कि 15 साल बाद टॉप 3 में कौन सा फंड होगा, I'll simply invest in index fund. And index fund में my pick would be UTI Nifty 50 index fund. This fund has an expense ratio of 0.21%, which is neither high nor low, but it has one of the lowest tracking errors. इसका tracking error is just 0.02%. मतलब ये fund जो है वो Nifty 50 को almost perfectly track करता है. In the mid cap category, my pick would be either PGIM India Mid Cap or Nippon India Growth Fund. Nippon का
एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड थोड़ा सा ज्यादा है, बट इट मेक्स अप फॉर इट बाय इट्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अभी रीसेंट पास में पीजीआईएम की जो परफॉर्मेंस है हैड टेकन अ स्लाइट हिट, बट ऑलमोस्ट सारे फंड्स की जो परफॉर्मेंस है वो साइक्लिकल रहती है। जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो दे मेक अप फॉर दिस टेम्पररी डिप। इन दी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, माई पिक वुड बी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप. It is one of the most consistent funds in the past 5 to 7 years. It invests 30 to 35% of its funds in US stocks and 65% in Indian stocks. So if you get to invest in Parag Parikh Flexi Cap, you get some exposure of the US stocks and capture US stocks and dollar का upside. Plus आपके portfolio में एक geographical diversification add हो जाता है. In the international fund category, my pick would be Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF. इस fund की एक खास बात है, just like all the other US funds, क्योंकि ये dollar based index है, तो जब भी USD का appreciation होता है against INR, उसका benefit भी मिलता है. Let me show you how this benefit adds on to higher returns. ये ब्लू वाली Nasdaq 100 इंडेक्स है इन INR एंड ये ऑरेंज वाला Nasdaq 100 इंडेक्स इन USD. Just because of INR depreciation or dollar appreciation, on an average 2 to 3% extra is added to the returns, while Nasdaq 100 in USD grew by 9 times in 15 years. Nasdaq 100 in INR grew by 18 times in the same time period. अगर इंडियन इंडेक्स यानी निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो इन द लास्ट 15 इयर्स Nasdaq 100 INR इंडेक्स हैज गिवन अ CAGR ऑफ 21.4%, जहां निफ्टी 50 ने 12.3% का रिटर्न दिया है. स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर हायर रिटर्न्स चाहते हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट इन ईदर निप्पॉन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप. अगर आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच चाहते हैं, देन आप SBI स्मॉल कैप या कोटक स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन कि अभी रिसेंट न्यूज आई थी, सेबी इज सस्पेक्टिंग सम काइंड ऑफ फ्रंट रनिंग केस इन क्वांट फंड्स. फ्रंट रनिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड जहां फंड मैनेजर्स को पहले से ही सीक्रेट डील पता लग जाती है अपने सोर्सेज से, एंड दे ईदर बाय और सेल stocks of those company to make profit from such secret deals. तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, I would recommend you to stay away from any funds of Quant AMC. बाकी सारी कैटेगरीज में alternate funds जो है वो हमने आपको सजेस्ट कर ही दिए हैं. In the momentum category, my pick would be UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund. To understand momentum investing, think of it like riding an established trend. मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपके जो स्टॉक्स होते हैं उसका 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का जो ट्रेंड है वो नोटिस किया जाता है. प्राइस अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था. जो आपका मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो होता है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड बिलीविंग दैट फंड्स व्हिच हैव परफॉर्म्ड रिलेटिवली वेल will continue to perform well. Here, let me make it very clear that momentum investing is riskier than Nifty 50 or Nifty 100. It may undergo period of relative underperformance when there is sharp change in the market, like sharp drop or sharp recovery. But जब भी momentum आता है, then it more than makes up for its underperformance. So this index is suitable for people who can afford to take slightly more risk in comparison to Nifty index, but the returns will be worth the risk. The last category is sectoral funds. Yeah, generally I do not suggest any fund in this category because कौन सा sector अगले 10 से 15 साल में consistently अच्छा perform करेगा, it is very hard to predict. But a lot of Indian people are bullish about 3 categories, tech, manufacturing and BFSI. काफ़ी experts भी कह रहे हैं कि इंडिया अगले 10 से 15 साल में इन एरियाज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, बट हमारा इस पे ऑनेस्टली कोई व्यू नहीं है. सो अगर आप भी किसी भी सेक्टर में अगर आप बुलिश हैं तो आप एक उस कैटेगरी का एक फंड कंसिडर कर सकते हैं अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में. सो दिस इज हाउ योर पोर्टफोलियो इज गोइंग टू लुक टू कंफर्टेबली अचीव 12% रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 15 इयर्स. अगेन ये एक मॉडरेट रिस्क टेकर का पोर्टफोलियो ऐसा दिख सकता है. लो रिस्क टेकर या हाई रिस्क टेकर का पोर्टफोलियो अलग होगा, उनकी एलोकेशन अलग होगी कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो में. अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आप स्मॉल कैप फंड्स या मोमेंटम फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप लो रिस्क टेकर हैं तो आप हाइब्रिड फंड्स या निफ्टी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा. टिल देन, बी किफायती.